रिसेंटली तुर्की में इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में ना तैयब अर्दगान जीत सके और ना साथ साथ उसकी जो मुखालिफ साइड हैं अपोजिशन लीडर रहे हैं जो तुर्की में 2 दिहाइयों से ज़्यादा वक्त के लिए, उसका नाम कलीच दुरुलू है, वो भी नहीं जीत सका। तो इस इलेक्शन में आखिर हुआ क्या है और उनके तुर्की के आइन में कितने % सीटें जीतने से आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तुर्की में प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो इस पर आज हमारा डिस्कशन होगा जो करंट अफेयर में आते हैं। और साथ साथ अगर आपको तुर्की में अर्दगान के इलेक्शन में इंटरेस्ट है तो आपको ये व्लॉग ज़रूर सुनना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि जो अपोजिशन लीडर हैं तुर्की में वो कलीच दुरुलू है कौन, जिन्होंने इस बार तैयब अर्दगान को एक बहुत ही टफ़ किस्म की टाइम दी, क्योंकि उनका ख्याल था, तैयब अर्दगान का ख्याल था और उनके हम ख्याल का हामियों का ये ख्याल था कि इस बार भी तैयब अर्दगान आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि वो तुर्की में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट लीडर हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा अरसे के लिए वो प्रेसिडेंट रहे हैं तुर्की में। कलीच दुरुलू जिन्होंने तुर्किया के रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की क़यादत 2010 में संभाली, इनको तुर्की के गांधी जी भी कहा जाता है उनको, और साथ साथ उनका दावा है कि अगर वो पावर में आएंगे तो वो पार्लिमानी निज़ाम को बहाल करेंगे। यानी कि एक पार्लिमानी निज़ाम होता है और दूसरा सदारती निज़ाम होता है। जो पहले तुर्की में पार्लिमानी निज़ाम था, पार्लियामेंट्री सिस्टम जिस तरह के पाकिस्तान में है, लेकिन तैयब अर्दगान ने जीतने के बाद ज़्यादा इख्तियारात हासिल करने के लिए सदारती निज़ाम राइज किया और तब पार्लिमानी सिस्टम को ख़त्म किया। तो उनका कहना है कि वो दोबारा पार्लिमानी निज़ाम को बहाल करेंगे और साथ साथ करप्शन में भी कलीच दुरुलू को काफ़ी करप्शन ख़त्म करने में भी काफ़ी मकबूलियत हासिल है। और नज़रियाती तौर पर अगर आपको कलीच दुरुलू का कंपैरिजन आप तैयब अर्दगान से करेंगे तो उनकी जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमाल अतातुर्क फाउंडर ऑफ तुर्की जैसी है, यानी कि वो एक सेकुलर तुर्की पर यकीन रखते हैं जहाँ हर मकतब फ़िक्र के लोगों को पॉलिटिक्स में शामिल करना, ऐसी जैसी सियासत पर यकीन रखते हैं। तो रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में कलीच दुरुलू ने 44.7% वोट हासिल किए हैं, जबकि दूसरी तरफ तैयब अर्दगान ने 49.4% वोट हासिल किए हैं। तुर्की के आइन में ये बात शामिल है कि अगर आप 50%, अगर कोई भी फ़र्द 50% वोट हासिल कर सकें, सीटें हासिल कर सकें, तो वो ही प्रेसिडेंट होगा। अगर 50% से किसी की वोट कम होंगी तो ये कानूनी तौर पर प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। इसलिए पहले राउंड में, पहले मरहले में ना तैयब अर्दगान इस अचीवमेंट को हासिल कर सका और ना कलीच दुरुलू जिनकी 50% बन गई। और इसके अलावा इनके अलावा जो थर्ड पर्सन है उनकी बनती हैं कुछ 5.2% वोट हासिल कर सके हैं वो, अगर वो तैयब अर्दगान के साथ शामिल हो जाएं या फिर कलीच दुरुलू के साथ वो इत्तेहाद करें, कोलिजन करें, तो वो किंग मेकर साबित हो सकते हैं। लेकिन अगले मरहले में जो वोटिंग होंगी 28 मई को, 2 हफ्ते बाद, तो पता चलेगा कि कौन सी साइड जीत रहे हैं और तब तक कौन सी पार्टी किस के साथ एहतियात करने जा रही हैं वो उस वक्त तक पता चलेगा। तो अब हम तैयब अर्दगान और कलीच दुरुलू के बीच में कुछ कंपैरिजन करेंगे। तैयब अर्दगान, कलीच दुरुलू जो है इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात डिस्कस की है कि वो एक सेकुलर तुर्की पे यकीन रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ तैयब अर्दगान के बारे में ये जाना जाता है कि वो मजहबी मकासद हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहे हैं। जिस तरह के अर्दगान से पहले तुर्की में ये कानून था कि कोई भी फ़ीमेल वमेन औरत जो सरकारी नौकर हो तो उसके लिए ये बात लाजिमी है कि वो हिजाब नहीं पहन सकती हैं तुर्की के कानून के मुताबिक। तो इस चीज़ को फिर तैयब अर्दगान ने आके चैलेंज किया। अपने 2 दिहाइयों से ज़्यादा दौर में उनके बहुत सारे ऐसी इक़दाम रहे हैं जो बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किए हैं, लेकिन बाज़ी दफ़ा इसको कंट्रोवर्सी भी करार दिया है। तो इस कानून को भी तैयब अर्दगान ने ख़त्म किया कि नहीं, ये किसी औरत के ऊपर इस तरह आप लागू नहीं कर सकते हैं कि वो आप उनको फोर्स करके हिजाब पहनवाएंगे, बल्कि ये उनकी अपनी चॉइस होगी कि वो हिजाब पहनना चाहती हैं या फिर नहीं पहनना चाहती हैं। इसके अलावा तैयब अर्दगान ने बहुत सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं तुर्की के लिए। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने काम किया है और तुर्की की इकानमी को भी बहुत बड़े हद तक वो लेके गए हैं। GDP ग्रोथ जो कहते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तुर्की ने तरक्की की थी। लेकिन हालिया में भी तुर्की में जो
इकनॉमिकल चैलेंजेस हैं, जो चैलेंजेस हैं इसमें मईशी चैलेंजेस भी शामिल हैं, जो अर्दगान की मकबूलियत में कमी का एक सबब वो भी बन गई है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि माशी बहरान इज़ द मदर ऑफ पॉलिटिकल चेंजिंग, आप कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है, यानी कि माशी बहरान की वजह से पॉलिटिकल चेंजिंग आ सकती है। बात तैयब अर्दगान के बारे में ये भी जाना जाता है कि उनके वक्त में आज़ादी इजहारी राय पर कदम लगा है कि बहुत सारे सहाफ़ियों को, बहुत सारे वकला बरदरी को और साथ साथ सियासी हरीफों को निशाना बनाया गया था। उनके वक्त में जो ह्यूमन राइट्स जो कम्युनिटी होती है इंटरनेशनल या तरक्की की अपनी, वो इस तरह की कुछ उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज़ हैं तैयब अर्दगान के ऊपर। 2016 में तैयब अर्दगान ने एक मिलिट्री कोप डिटेड में कुछ मिलिट्री ऑफिसर में वहाँ की फ़ौजी ने बगावत करने की कोशिश की, जिसको तैयब अर्दगान ने कामयाबी से इसको नाकाम बनाया और इससे उनकी मकबूलियत में और भी इजाफा हुआ। तैयब अर्दगान के यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और साथ साथ दूसरे मगरबी ममालिक के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली उनके ताल्लुकात रशिया के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इस चीज़ को लेकर मगरबी ममालिक कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे थे। और यही वजह है कि अगर आप आजकल की मीडिया पर भी देखेंगे तो उनकी वो तैयब अर्दगान की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि खलीज दुरुल की तरफदारी कर रहे हैं, जिनका दावा है, यानी कि खलीज दुरुल का ये दावा है कि वो तुर्की को यूरोपियन यूनियन में लेके जाएंगे और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। और जिस मईशी बहरान का सामना है तुर्की में आजकल, वो ऐसे कह रहे हैं कि अर्दगान की वजह से, तैयब अर्दगान की वजह से वो यूरोपियन यूनियन में जाके इस चीज़ को चैलेंज करेंगे और यूरोपियन यूनियन की वजह से, मगरबी ममालिक की वजह से माशी जो हालत है इसको बेहतर बना सकते हैं। और यही वजह है कि तैयब अर्दगान की वोट बैंक में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है पहले से, और दूसरी तरफ ये वोट बैंक में इजाफ़ा हुआ है खलीज दुरुल की